मेरा नाम प्रताप है। कहते हैं ना कि जब पिता का साया सर पर होता है तो ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है और बेफिक्री भरी ज़िंदगी गुजर रही होती है। लेकिन जब पिता इस दुनिया से चला जाता है तभी बच्चों को उनकी अहमियत पता चलती है। हर औलाद के लिए उसके माता पिता का ज़िंदा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि औलाद को अपने माता पिता के जाने के बाद ही पता चलता है कि ये ज़िंदगी उनके बिना कितनी मुश्किल है। मैं भी एक बिगड़ा हुआ और आवारा इंसान था। मैंने अपनी ज़िंदगी को हमेशा ही फुल एंजॉय किया था। कभी घर पर ध्यान ही नहीं दिया था कि मेरे घर में दो दो जवान बहनें भी हैं और एक माँ भी है और बूढ़ा पिता है जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को सुकून भरी ज़िंदगी के लिए पैसे कमाया करता है। मैं अपने पिता का इकलौता सहारा था और जवान भी था। इंटर तक पढ़ाई करने के बाद मैंने आगे नहीं पढ़ा था और ना ही पढ़ना चाहता था, क्योंकि मेरा पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं था। मैं अपने आवारा दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना बहुत पसंद करता था। हमेशा अपने दोस्तों के साथ मूवी देखना, लड़कियों को छेड़ना, रोड पर तेज़ स्पीड में बाइक चलाना और हर तरह का गलत काम करना जो एक जवान इंसान अपनी जवानी में करने के शौक़ रखता है। मेरे पापा मुझे हमेशा गलत काम करने से रोकते थे और मुझे मेरी मम्मी भी रोकती टोकती रहती थी। मेरी मम्मी ने मेरी बहनों को हमेशा अच्छे संस्कार दिए थे। मेरी बहनों ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी और उसके बाद वो घर में बैठ गई थी, क्योंकि मेरे पापा की इतनी कमाई नहीं थी कि वो आगे अपनी बेटियों को और पढ़ा सकते। मेरे पापा को मुझसे बहुत उम्मीदें थीं और वो चाहते थे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं ताकि मैं आगे चलकर किसी अच्छी नौकरी पर लग जाऊं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरा इंटर कंप्लीट करवाया था, लेकिन मैं था कि मेरा अपनी पढ़ाई पर कोई ध्यान ही नहीं था और ना ही मैं घर पर कभी कोई ध्यान दिया करता था। सुबह को जब घर से निकलता तो रात को देर से घर वापस आता था। अपनी अय्याशियों के चक्कर में मेरा घर के खाने पीने पर भी कोई ध्यान नहीं रहता था। मैं कभी अपनी पॉकेट मनी से अपने दोस्तों को पार्टी देता तो कभी मेरे दोस्त अपनी पॉकेट मनी से मुझे पार्टी देते थे। मैं घर के खाने से भी बहुत दूर था और अपनी सेहत पर भी कोई ध्यान नहीं देता था। मेरे घर वाले मेरी इस हरकत से बहुत परेशान थे। मेरे पापा तो मुझे समझा समझा कर थक चुके थे कि इतना घर से बाहर मत निकला करो और कभी अपने घर पर भी ध्यान दिया करो, मगर मुझे हर बार अपने पापा की बातें बुरी लगती थीं और मैं उनकी बातों को इग्नोर करने के बाद अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी रहा था और पापा की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान को निकाल दिया करता था। मेरी मम्मी अगर मुझे समझाती तो मैं उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करता था कि मैं आपका एक ही तो बेटा हूँ कि आप चाहती हो कि आपका बेटा इतनी सी उम्र में जिम्मेदारियाँ संभालने लगे। मेरी मम्मी कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे पिता बूढ़े हो चुके हैं और तुम जानते हो कि मैं भी बीमार रहती हूँ। तुम्हें नहीं पता कि माता पिता कितनी अहमियत रखते हैं। तुम्हारे पिता अकेले ही इस घर को चला रहे हैं। अब तुम जवान हो गए हो, उन्होंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर जवान कर दिया है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम कोई अच्छी नौकरी करो और अपने पिता का सहारा बनो। इस घर की जिम्मेदारियों को उनके कंधे से उतारकर अपने कंधे पर ले लो, मगर तुम हो कि घर पर कोई ध्यान ही नहीं देते। अगर तुम्हारे पिता को कुछ हो गया तो तुम जानते नहीं कि हम लोगों पर कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मगर मैं कभी भी अपनी मम्मी की इस बात का मतलब समझ ही नहीं पाया था। मुझे तो जो करना होता था मैं वही करता था। अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए वो लोग भी मेरे साथ ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते थे। मेरी दोनों बहनें भी मुझ पर जान देती थीं। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ मनाली घूमने के लिए गया हुआ था, जब अचानक मेरे घर से मेरी बड़ी बहन की कॉल आ गई। मेरी बड़ी बहन ने मुझे बताया था कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जल्दी से घर आ जाओ। मगर मैं अपने शहर से बहुत दूर आया हुआ था। कुछ भी करके मैं वहाँ जल्दी नहीं पहुँच सकता था। हमारे शहर से मनाली का पूरे 15 घंटे का रास्ता था। मैं जैसे ही अपने घर पहुँचा तो मेरे होश उड़ गए थे और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। जगह जगह से रोने पीटने की आवाज़ आ रही थी। मेरी मम्मी उजड़ी हुई हालत में एक तरफ को सुध-बुध सी बैठी हुई थी और उसके ही बराबर में मेरी दोनों बहनें भी चिल्ला चिल्ला कर रो रही थीं और उन लोगों के सामने मेरे पापा की अर्थी रखी हुई थी। मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उनको हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने उनके दिल का ऑपरेशन बताया था, लेकिन हम लोग गरीब थे, उनका ऑपरेशन कैसे हो सकता था। और फिर मैं भी अपनी माँ और बहनों के पास नहीं था जो कोई और बंदोबस्त कर सकता। मेरे पापा को कोई सहारा नहीं मिला, उनका ऑपरेशन नहीं हो सका, इसलिए वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अपने पापा की मौत पर मैं बहुत रोया था। मेरे पापा मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे और मैं उनके उस कड़े वक्त में उनके साथ तक नहीं था। मुझे उस दिन अपने आप से नफरत होने लगी थी।
मेरी माँ विधवा हो चुकी थी, जबकि मेरी दोनों बहनें तड़प तड़प कर रो रही थी। मैं अपने पिता की चिता को आग दे चुका था। घर में बहुत सारी परेशानियां आ गई थी। खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी मम्मी और बहनें बहुत परेशान थीं। समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। घर में जो थोड़े बहुत पैसे जुड़े हुए थे वो मेरे पापा के इलाज पर उठ चुके थे। पापा के मरने के बाद हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा था। मेरे पापा कोई इतना बड़ा कारोबार भी नहीं करते थे जो उनके पास ढेर सारे पैसे होते, और उनकी ज़मीन जायदाद भी नहीं थी। ले देकर हम लोगों के पास यही एक छोटा सा घर था जो हमारा सहारा था, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मगर हमारी ज़िंदगी का चैन और सुकून तो पापा के मरने के बाद बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। मेरी माँ और बहनें पापा को याद करके रोती रहती थीं, जबकि मुझे भी अपने पापा की बेहद याद आती थी। अपने पापा की कही हुई हर वो बात याद आती थी जिनको मैं सुनकर अनसुनी कर दिया करता था। मेरे पापा हमेशा मुझसे कहते थे, बेटा मेरा सहारा बनो, मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। तुम जवान खून हो, जबकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझे तुम्हारे सहारे की बहुत ज़रूरत है। तुम्हारी दो दो जवान बहनें हैं, उनकी शादी भी करनी है। तुम्हारी माँ भी बीमार रहती है, उसका इलाज करके उसको ठीक भी करवाना है, और फिर एक दिन तुम्हारी भी शादी करनी है। इस सब के लिए हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? हम दोनों को मिलकर मेहनत करनी होगी। मगर मैंने अपने पापा की बात को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की थी। वो मुझे पढ़ाना चाहते थे, जबकि मैं नहीं पढ़ सका था। और आज के ज़माने में इंटर किए हुए इंसान को आसानी से कोई नौकरी भी नहीं मिलती। जब मैं पढ़ाई किया करता था तब मुझे लगता था कि मैं काफ़ी पढ़ लिख चुका हूँ, लेकिन अब जब मैं नौकरी की तलाश में था तो मेरी ये पढ़ाई बहुत कम थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। घर के हालात तो दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे थे, लेकिन मेरी माँ बहुत अच्छी थी। जब मैं रात को थकार कर घर जाता था तो मेरे आगे खाना रख दिया करती थी। वो ये खाना कहाँ से लेकर आती थी, कहाँ से नहीं, मैंने इस बारे में कभी उनसे पूछने की कोशिश भी नहीं की। मैं तो बस जैसे तैसे अपना पेट भर लिया करता था। पापा के मरने के बाद घर में एक वीरानी सी छा गई थी। मेरी बड़ी बहन की उम्र काफ़ी हो गई थी। पापा के मरने के बाद मम्मी को बहन की शादी की बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी भी बीमार रहती थी। पापा तो हम लोगों को इस दुनिया से अकेला छोड़कर जा ही चुके थे। मम्मी नहीं चाहती थी कि वो भी अपने बच्चों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली जाए, इसलिए वो चाहती थी कि पहले उनकी दोनों बेटियां अपने अपने घर की हो जाएं और उसके बाद वो मेरी भी शादी कर दे और फिर वो सुकून से मर सकें। मेरी मम्मी का सोचना समझना बिल्कुल ठीक था, मगर ये सब कुछ कैसे होता? यहाँ तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। बहनों की शादी के लिए आखिर पैसा कहाँ से आता? मेरे जो दोस्त हमेशा मेरे साथ पार्टियां करते रहते थे, मेरे साथ खूब आवारागर्दी करते थे, मैंने अपने इस मुश्किल समय में उन सब से बहुत मदद मांगी थी, मगर किसी ने भी मेरा कोई साथ नहीं दिया था। इस समय मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे अपने दोस्तों के साथ यारी दोस्ती उस समय नहीं निभानी चाहिए थी, बल्कि अपने माता पिता की बात मान लेनी चाहिए थी। अगर मैं उनकी बात मान लेता और हायर स्टडी करने के बाद किसी अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रहा होता तो आज मुझे ये दिन देखना न पड़ता। मुझे एहसास हो रहा था कि माता पिता जो कहते हैं हमेशा ठीक कहते हैं। मुझे अपनी गलती पर रह रहकर पछतावा हो रहा था। मेरा कोई भी दोस्त मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं था। ना तो कोई मुझे थोड़े से पैसे उधार दे सकता था और ना ही कोई मुझे कहीं नौकरी पर लगवा रहा था। वैसे तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मगर एक दोस्त बहुत ही पक्का था। उसने मुझे एक जॉब के बारे में बताया था। मैंने इंटर किया हुआ था, इसलिए मुझे कोई छोटी मोटी ही नौकरी मिल सकती थी, मगर खाली समय में मैं छोटी मोटी करने के लिए भी तैयार था, क्योंकि खाली हाथ से तो बेहतर था कि घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे तो आ जाने थे। इसलिए अगले दिन मैं अपने दोस्त के बताए गए नौकरी वाले पते पर चला गया था। ये एक बड़ी सी ज्वेलरी शॉप थी, जहाँ पर मुझे लोगों को ज्वेलरी दिखाने का काम करना था। ये काम मेरे लिए कोई मुश्किल भी नहीं था और यहाँ के मालिक ने मुझे नौकरी पर रख लिया था। यहाँ पर मेरी नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी। मुझे हर महीने 10,000 रुपये की सैलरी मिलती थी। मेरे लिए बहुत कम थी, मगर मैं क्या कर सकता था। मेरे हिसाब से मुझे ये नौकरी मिल गई थी, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी। मैं यहाँ पर मन लगाकर काम करता था और समय से पहले ही दुकान पर आ जाता था। रात को भी देर से ही दुकान से घर वापस जाता था। मालिक को मेरा काम बहुत पसंद आता था, क्योंकि ना तो मैं कोई छुट्टी करता था और ना ही मैं कभी दुकान पर आने में लेट हुआ था। मालिक के पास हर तरह के सोने के जेवर थे। हज़ारों रुपयों से लेकर लाखों करोड़ों तक के गहने मालिक की दुकान पर मौजूद थे, क्योंकि उनकी दुकान हमारे शहर के पॉपुलर ज्वेलर्स की लिस्ट में आती थी। उनका बहुत बड़ा नाम था और वो बहुत अमीर थे, मगर मैंने देखा था कि मालिक हमेशा बहुत परेशान रहते थे।
उनकी परेशानी की क्या वजह थी, मैं कभी इस वजह को समझ नहीं पाया था। मैं घर जाता तो मम्मी हर बार बड़ी बहन की शादी की बात लेकर बैठ जाती थी। आखिर मेरी बड़ी बहन की उम्र ज़्यादा हो गई थी। अभी उसकी उम्र इतनी थी कि उसके लिए आसानी से हमें रिश्ता मिल सकता था, लेकिन आगे चलकर अगर उसकी उम्र और ज़्यादा हो जाती तो उसके लिए शायद रिश्ते आने भी बंद हो जाते, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग अपने बेटे के लिए कम से कम उम्र की लड़की तलाश करते हैं। वैसे तो मेरी बहन में कोई कमी नहीं थी, वो हाई स्कूल पास थी, हर तरह का खाना बनाना जानती थी और घर के हर काम को अच्छे तरीके से करना जानती थी। हम लोगों के पास कुछ था ही नहीं, इसलिए मेरी मम्मी ने मेरी बहन के रिश्ते के लिए कभी किसी से नहीं कहा था। मगर अब मेरी मम्मी को हमेशा मेरी बहनों की शादी की फिक्र सताती थी। वो चाहती थी कि जैसे तैसे मेरी बहन की शादी हो जाए, और इन दिनों मेरी बहन का रिश्ता भी आया हुआ था। मेरी मम्मी ने लड़के वालों को अभी कोई जवाब नहीं दिया था, मगर शादी करना कोई आसान बात नहीं है। शादी करने के लिए आज के ज़माने में 10-12 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। इतने सारे पैसे मेरे पास कहाँ से आते? अगर पापा जिंदा होते तो वो बहन की शादी के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त ज़रूर कर लेते। मैं तो कुछ जानता भी नहीं था। ये 10-12 हज़ार रुपये वाली नौकरी भी मुझे बड़ी मुश्किल से मिली थी। भला मैं इतनी कम रकम कमाने वाला इंसान अपनी बहन की शादी कैसे कर सकता था? और फिर इसके बाद मेरी एक बहन और थी जो मुझसे 2 साल छोटी थी। मुझे उसकी भी शादी करनी थी। मुझसे मम्मी कहती थी कि तुमने अपने पापा के ज़िंदा होते हुए उनकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम हायर स्टडी कर चुके होते तो कोई अच्छी नौकरी कर रहे होते, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 70-80 हज़ार रुपये महीना तो कमा ही रहे होते। आज देखो हम लोग कैसे हालात से गुजर रहे हैं। मैं परेशान था और इसी परेशानी में सुबह के टाइम पर नाश्ता किए बिना ही घर से निकल गया था। मुझे ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपनी बहन की शादी के लिए 10 लाख रुपए की ज़रूरत तो थी ही। आज के ज़माने में कोई ऐसा इंसान भी नहीं है जो किसी की बेटी लेने के बाद ये कह सके कि हमने आपकी बेटी ले ली, इसका मतलब कि हमने आपकी जमा पूंजी ले ली, हमें आपकी बेटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा तो फिल्मों और सीरियल्स में होता है। रियल लाइफ में तो लोगों को बहू के साथ साथ ढेर सारा दहेज भी चाहिए होता है, और फिर जेवरात भी। मैं बहुत परेशान था और इसी परेशानी में शॉप पर कस्टमर हैंडल कर रहा था। मालिक ने मुझे परेशान देखा तो मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछने लगे। उस समय मेरे अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं आया था, क्योंकि सारे ही लड़के देर से आते थे और मैं समय से पहले ही दुकान पर पहुँच जाता था। गार्ड मुझे दुकान खोलकर दे दिया करता था और मेरे पहुँचते ही मालिक भी आ जाते थे। मैंने मालिक को अपनी परेशानी के बारे में बता दिया था। मेरी परेशानी सुनकर मालिक मुस्कुराए थे और कहने लगे कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें अपनी बहन की शादी के लिए 10 लाख रुपए चाहिए ना, मैं तुम्हें दे दूँगा। कल तुम मेरे घर से आकर मुझसे 10 लाख रुपए ले जाना। मैंने कहा मालिक, लेकिन मैं इतनी बड़ी रकम आपको कैसे चुकाऊंगा, जबकि मैं तो महीने में मुश्किल से 10 या 12 हज़ार रुपये ही कमा पाता हूँ। मैं तो आपका कर्ज सारी ज़िंदगी भी नहीं चुका सकता। तो मालिक हंसने लगे और कहने लगे, अरे मैं तुमसे इतनी जल्दी पैसे नहीं मांग रहा, तुम अपनी सैलरी में से थोड़े थोड़े पैसे कटवाते रहना, और वैसे भी तुम मेरी दुकान पर काम ही कर रहे हो, जब तक काम करते रहोगे पैसे कटवाते रहना, और वैसे भी तुम बहुत मेहनती लड़के हो, धीरे धीरे तुम्हारी सैलरी यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तुम आराम से अपनी बहन की शादी करो, आखिर तुम्हारे पिता भी तो इस दुनिया में नहीं है, अपनी माँ और बहनों के तुम ही तो इकलौता सहारा हो। मालिक की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गया था और बहुत खुश हुआ था। मैंने घर जाकर जब ये बात अपनी मम्मी को बताई तो मेरी मम्मी भी बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा मालिक तो बहुत अच्छा इंसान है, तो फिर मैं लड़के वालों को हाँ बोल देती हूँ। मेरी मम्मी कहने लगी, लेकिन बेटा फिर भी मालिक से कहना कि वो तुमसे रकम लेने के लिए जल्दबाजी ना करे, क्योंकि तुम इतनी बड़ी रकम को थोड़ी थोड़ी करके ही कटवा सकते हो। अगर उन्होंने पूरी रकम हमसे अचानक कभी मांग ली तो हम लोग उन्हें इतने ढेर सारे पैसे कहाँ से ला कर देंगे। मैंने मम्मी से कहा कि आप बेफिक्र रहो, मैं मालिक से सारी बात कर चुका हूँ। उन्होंने मुझे कल 10 लाख रुपए लेने के लिए अपने घर बुलाया है। आप लड़के वालों को हाँ बोल दो और मैं जल्दी ही अपनी बहन की शादी करना चाहता हूँ। अगले दिन जब मैं मालिक के पास उनसे 10 लाख रुपए लेने के लिए गया तो उन्होंने मुझे पैसे दे दिए थे और कहा था कि तुम ये पैसे मुझे आराम से दे सकते हो, मुझे किसी तरह की कोई जल्दी नहीं है। मैं खुशी खुशी वो पैसे लेकर अपने घर आ गया था। मैंने जैसे ही पैसे अपनी माँ के हाथ पर लाकर रख दिए तो मेरी माँ बहुत खुश हो गई थी। उन्हें यकीन था कि भले ही उनका बेटा ये पैसे अपनी मेहनत से कमाकर नहीं लाया, लेकिन धीरे धीरे इन पैसों को अपनी मेहनत की कमाई से चुकता ज़रूर कर देगा।
मेरी बहन का रिश्ता तय हो गया था। जल्दी ही मैं अपनी बहन की शादी कर देना चाहता था, इसलिए लड़के वालों को हमने 2 महीने का समय दिया था और इन 2 महीने में मैंने अपनी बहन की शादी कर दी थी और उसे विदा कर दिया था। अब मेरी छोटी बहन रह गई थी। मेरी छोटी बहन कहती थी कि वो अभी 1-2 साल तक शादी नहीं करेगी और वैसे भी पहले मैं इन पैसों का कर्ज चुका देना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मैं मालिक के आधे पैसे चुका दूंगा, फिर मैं उनसे दोबारा से थोड़ा और कर्ज ले लूँगा और इस तरह अपनी दूसरी बहन की भी शादी कर दूंगा। मैं खुश था कि मेरी बहन की शादी हो गई थी। आज मुझे अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा था कि मैंने अपनी बहन की शादी कर दी। आज मेरे पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। इसी तरह 3 महीने गुजर गए थे। 3 महीने में मैं हर बार 2 या 3 हज़ार रुपये मालिक से कटवा दिया करता था। जब थोड़ा और समय गुजर गया तो मालिक ने मुझे पर्सनली अपने घर बुलाया था। मैं मालिक की बात सुनकर चौंक गया था। उन्होंने कहा था कि रात को तुम फ्री टाइम पर मेरे घर आना। आज उन्होंने मुझे दुकान से भी जल्दी घर भेज दिया था और मैं अपने घर से खाना खाने के बाद जब फ्री हुआ तो मालिक के घर की तरफ चला गया था। मैं जब मालिक के पास गया तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा और मेरी बहुत खातिर की थी। मालिक कहने लगे कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। मालिक की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि आखिर वो कौन से पैसों की बात कर रहे थे। कहीं वो 10 लाख रुपए की तो बात नहीं कर रहे थे। मैंने मालिक से कहा कि आप किन पैसों की बात कर रहे हो? तो वो हंसते हुए कहने लगे, अरे तुम 10 लाख रुपए को भूल गए क्या, जिनमें से तुम अभी मुश्किल से 10,000 रुपये भी मुझे ठीक से नहीं दे पाए हो। मुझे मेरे 10 लाख रुपए चाहिए। मालिक की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने उनसे कहा, मालिक आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपने तो मुझे ये कहकर पैसे दिए थे कि आपको पैसों की अभी कोई जल्दी नहीं है और आप हर महीने मेरी सैलरी से पैसे थोड़े थोड़े करके काट लिया करोगे, तो फिर आज आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मालिक कहने लगे कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अगर तुमने मेरे पैसे मुझे वापस नहीं दिए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा और तुम जानते नहीं कि मेरी पहुँच कहाँ तक है। मालिक ने मुझे एक वीडियो दिखाया था जिसमें मैं मालिक के ही घर पर उनके हाथों से 10 लाख रुपए की रकम पकड़ रहा था। ये सब देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे और मुझे डर लगने लगा था कि आखिर मालिक मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने मालिक के आगे हाथ जोड़ लिए और कहने लगा कि मालिक प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं आपके पैसे आपको वापस दे दूंगा। आप कहेंगे तो मैं सारी रात और सारा दिन आपकी दुकान को अकेले भी संभाल लूँगा, मगर भगवान के लिए आप मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं आखिर इतने ज़्यादा पैसे आपको कहाँ से ला कर दूंगा? जितने भी पैसे आपने मुझे दिए थे वो मेरी बहन की शादी में खर्च हो गए। मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है। मालिक कहने लगे, अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास इस समय पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दिए हुए पैसों को भूल जाऊं तो फिर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताओ, मेरा काम करोगे? मालिक की बात सुनकर मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही उन्हें हाँ कह दिया था। फिर मैंने उनसे कहा कि कैसा काम? मालिक ने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं मालिक की बात सुनकर दंग रह गया था कि आखिर वो मेरे डॉक्यूमेंट्स का क्या करते। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं तुम्हें यूरोप भेजना चाहता हूँ, तुम्हारा पासपोर्ट बनवाना चाहता हूँ ताकि तुम यूरोप जा सको। मालिक की बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर वो मुझे इतनी दूर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं। मैंने चौंकते हुए कहा कि मालिक मुझे वहाँ जाकर क्या करना होगा? तो वो कहने लगे कि ये सब मैं तुम्हें बता दूंगा, बस तुम 10-15 दिन तक का इंतज़ार करो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैं बहुत परेशान था कि मालिक की इस बात का मतलब क्या हो सकता है, और परेशानी से ही मैं अपने घर आया तो मेरी माँ मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछने लगी। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था। मेरी मम्मी बहुत डर गई थी। मालिक का एक आदमी मेरे साथ मेरे घर आया था जिसको मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे। मेरी मम्मी कहने लगी, बेटे तुमने अपने डॉक्यूमेंट अपने मालिक को दे दिए हैं, कहीं तुम्हारा मालिक तुम्हारा पासपोर्ट बनाने के बजाय तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स का कोई गलत फ़ायदा ना उठा ले। मैंने कहा, मम्मी पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, मेरे साथ क्या होना है। मम्मी कहने लगी कि तुम्हारा मालिक अगर तुम्हें यूरोप भेज रहा है तो तुम मत जाना, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, और तुम्हारे पिता भी हम लोगों के साथ नहीं हैं। मैंने कहा, मम्मी तो फिर मैं क्या करूं? मालिक पैसे मांग रहा है और अगर पैसे नहीं दिए तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। उसके पास पूरा सबूत है कि मैंने उससे पैसे लिए हैं। इससे बेहतर यही होगा कि मैं मालिक का काम कर दूं और इस कर्ज से आज़ाद हो जाऊं। मुझे नहीं पता था कि मालिक इतना घटिया इंसान निकलेगा। मम्मी कहने लगी, बेटा तुम नहीं जानते कि दुनिया बहुत बुरी है, पता नहीं तुम्हारे साथ यूरोप जाने के बाद क्या होगा।
मम्मी की बातों ने मुझे और ज़्यादा परेशान कर दिया था। मैं उनके पास से उठकर अपने कमरे में आ गया था। सारी रात मुझे जागते जागते हो गई थी। अगली सुबह जब मैं दुकान पर गया तो मालिक ने मुझसे कहा कि तुम्हारी दुकान से छुट्टी हो चुकी है, तुम अपने घर जाकर आराम करो। जब तुम्हारा पासपोर्ट बनकर आ जाएगा तो तुम्हें बुला लिया जाएगा। तुम अपना सामान पैक करके यहाँ आ जाना। अब मुझे अपने पासपोर्ट आने का इंतज़ार था। मैं घर में रहकर अपना वक्त गुजार रहा था। मेरे साथ साथ मेरी बहन और मेरी मम्मी भी बहुत परेशान थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने जा रहा है। एक दिन मालिक की मेरे पास कॉल आई और उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम अपना सामान पैक करो, तुम्हारा पासपोर्ट बनकर आ गया है और जल्द से जल्द मेरे घर पर आ जाओ। मैंने अपने थोड़े से कपड़े रख लिए थे। मैंने अपनी मम्मी को कहा था कि वो मेरी बहन को लेकर नानी के घर चली जाएं। अब वो यहाँ अकेली रहेंगी तो परेशान हो जाएंगी। मेरी मम्मी का मन नहीं कर रहा था कि वो मुझे यूरोप जाने दें, लेकिन हम लोग मालिक के हाथों मजबूर हो चुके थे और कोई रास्ता भी नहीं था। मेरे कहने के मुताबिक मेरी मम्मी और बहन घर में ताला डालकर नानी के यहाँ रहने के लिए चली गई थी और मैं मालिक के पास आ गया था। मालिक ने मुझे बताया था कि उनकी एक जवान बेटी थी जिसको उन्होंने कम उम्र में ही यूरोप पढ़ने के लिए भेज दिया था। वो वहाँ पर पढ़ाई करते करते यूरोपियन लड़के के इश्क में पड़ गई थी और उसने उसके साथ शादी करने का फैसला कर लिया था। उसने ये बात अपने पिता को फ़ोन करके बताई थी कि वो उस लड़के से शादी करना चाहती है, लेकिन मालिक इस बात के सख्त खिलाफ थे। वो अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ नहीं करना चाहते थे, बल्कि उन्होंने अपनी बेटी से कहा था कि वो उसे लेने के लिए आ रहे हैं, मगर उनकी बेटी ने साफ इनकार कर दिया और वो जहाँ पर पढ़ती थी, जिस हॉस्टल में रहती थी, वहाँ से एक दिन अचानक गायब हो गई। उनकी बेटी कहाँ चली गई उन्हें ये बात पता नहीं चली। वो कई बार यूरोप अपनी बेटी को तलाश करने के लिए गए। जहाँ पर वो पढ़ती थी उस पूरे कॉलेज में उन्होंने ढूंढ लिया, मगर कई बार यूरोप जाने के बावजूद भी उन्हें उनकी बेटी कहीं नहीं मिली थी। मालिक ने मुझसे कहा कि तुम्हारा काम सिर्फ इतना ही होगा कि यूरोप जाने के बाद तुम्हें मेरी बेटी को गली गली सड़क सड़क तलाश करना होगा। मुझे यकीन है कि तुम जब सड़कों पर फिरोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं मेरी बेटी ज़रूर मिल जाएगी और जैसे ही तुम्हें मेरी बेटी मिले तुम्हें फ़ौरन उसे मेरे पास लेकर आना है। मैं अपनी बेटी के लिए तड़प रहा हूँ। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ, मगर वो मुझसे कोई कांटेक्ट ही नहीं कर रही। मालिक ने मुझे अपनी बेटी का फ़ोटो दिखा दिया था और अपनी बेटी की बाकी इन्फॉर्मेशन भी मुझे दे दी थी। मालिक ने मुझसे कहा था कि अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया और या फिर कहीं भागने की कोशिश की तो तुम जानते हो कि इस शहर में तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन भी रहती है। मैं उनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए कभी मेरे साथ होशियारी करने के बारे में सोचना भी नहीं। मालिक ने मुझे यूरोप भेज दिया था। खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दे दिए थे और एक मोबाइल दिया था जिससे मैं सिर्फ मालिक से ही कांटेक्ट कर सकता था। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम अपनी फैमिली से भी कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते। मैं यूरोप आ गया था और यहाँ पर हर जगह मालिक की बेटी को तलाश कर रहा था। यूरोप के लोग बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ पर इंडिया के लोगों की पहचान अच्छी तरीके से की जा सकती थी, मगर मुझे मालिक की बेटी कहीं भी नहीं मिल रही थी। मैं यहाँ सड़कों पर अकेला फिर रहा था। मेरे हाथ में मोबाइल था। मुझे अपनी मम्मी और बहनों की बहुत याद आ रही थी। मैं चाहकर भी उनसे बात नहीं कर सकता था क्योंकि मालिक ने मुझे मेरी फैमिली से बात करने के लिए सख्त मना किया हुआ था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं अपना खर्च आराम से कर सकता था। मुझे फिक्र हो रही थी अपनी मम्मी और अपनी बहन की कि वो लोग नानी के घर पर कैसे अपने दिन काट रही होंगी, क्योंकि मेरे नाना नानी तो जिंदा नहीं थे। घर में मामा मामी ही थे और उनका नेचर भी अच्छा नहीं था। मैं जानता था कि वहाँ पर मेरी बहन और मेरी मम्मी को बहुत जलील किया जा रहा होगा। मैं अपनी मम्मी को कुछ पैसे भेजना चाह रहा था, इसलिए मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। अगर मालिक से पैसे ले लेता तो और उनका कर्जदार हो जाता। इसलिए सोच रहा था कि मैं यहाँ पर कोई काम कर लूँ जिससे मेरे पास पैसे आएँ और मैं किसी तरह मालिक को ये पैसे दे दूँ और उनसे कहूँ कि ये पैसे मेरी मम्मी को दे देना। मगर मुझे तो नौकरी भी इतनी आसानी से नहीं मिल सकती थी। जब मुझे अपने ही शहर में ढंग की नौकरी नहीं मिली तो यहाँ विदेश में कैसे मिल सकती थी। मैं सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था। हर जगह हर किसी के घर पर मेरी नज़र थी। घर के दरवाज़ों को मैं गौर गौर से देखता था कि कहीं से निकलती हुई या आती हुई मुझे मालिक की बेटी मिल जाए तो मैं उनको उनकी बेटी सौंप दूं और इस काम से आज़ाद हो जाऊं। मगर कई दिन हो गए थे, मालिक की बेटी मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। सारे दिन मालिक की बेटी को तलाश करने के बाद मैं एक सड़क पर ही लेट जाता था। वैसे तो मेरे पास रहने के लिए कमरा भी था, लेकिन मेरी नज़रें मालिक की बेटी को तलाश कर रही थी।
मुझे लगता था कि कहीं मालिक की बेटी रात के समय सड़क पर आती होगी तो शायद मैं उसे रात के समय ही ढूंढ लूं। इसलिए मैं कहीं भी किसी भी सड़क पर रात के समय लेट जाता था। 3 दिन से मैं एक ही सड़क के किनारे थक हार कर लेट रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक अजीब सा सुकून था। एक दिन मुझे मालिक की बेटी नजर आ ही गई थी, लेकिन ये देखकर मैं दंग रह गया था कि उसके साथ एक बूढ़ा आदमी मौजूद था। मैं मालिक की बेटी के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो कहीं पर अचानक से गायब हो गई थी। अगले दिन फिर से वो मुझे एक शॉपिंग मॉल में मिली थी, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब गया तो वो बूढ़ा आदमी उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो गया, तो मैं पीछे हट गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बूढ़ा आदमी किसी से फ़ोन पर बातों में बिजी हो गया। जब मैं मौका देखकर मालिक की बेटी के पास गया और उससे कहने लगा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरी बात सुनकर वो समझ गई थी कि मैं इंडियन हूँ, इसलिए वो कहने लगी कि आप इंडिया से आए हो। मैंने कहा हाँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो उसने कहा कि यहाँ से चले जाओ, अगर इस आदमी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। उसने मेरे हाथ में एक कार्ड थमाया और खुद वहाँ से चली गई। शायद वो समझ गई थी कि मैं उसे लेने के लिए आया हूँ, या फिर उसे मेरी मदद की ज़रूरत थी। इस कार्ड पर एड्रेस लिखा हुआ था और मोबाइल नंबर भी था, लेकिन इस लड़की के साथ ये बूढ़ा आदमी कौन था और ये इस बूढ़े आदमी से इतना डर क्यों रही थी, जबकि ये कोई रिश्तेदार भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई रिश्तेदार होता तो मालिक आसानी से अपनी बेटी को तलाश कर सकता था। मुझे इस एड्रेस पर जैसे तैसे जाना था, लेकिन पहले मुझे इस लड़की से फ़ोन पर बात करनी थी। मालिक ने मुझे वैसे भी अपना मोबाइल सिर्फ खुद से ही बात करने के लिए दिया था, लेकिन मेरे पास अपना पर्सनल कोई मोबाइल नहीं था, इसलिए मैंने इस नंबर से ही मालिक की बेटी को कॉल की। उसने मेरी कॉल बहुत देर के बाद रिसीव की थी। वो खामोशी से फ़ोन पर कहने लगी कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। मैं जानती हूँ कि तुम इंडियन हो, मैं काफ़ी दिनों से तुम्हें देख रही हूँ और तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ और तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। तो वो अचानक भावुक हो गई और कहने लगी कि यह आदमी बहुत ख़तरनाक है। उसने मुझे बताया कि मैं जब यहाँ पढ़ने के लिए आई थी तो मेरे क्लास का एक प्रोफेसर मुझ पर गंदी नज़र रखता था। मैं इस आदमी से बचने की बहुत कोशिश करती थी। इसी दौरान मुझे अपने कॉलेज के एक लड़के से प्यार हो गया था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैंने ये बात जब पापा को बताई कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, तो पापा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि तुम उस लड़के के साथ शादी नहीं करोगी। अगर तुमने शादी करने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारी पढ़ाई बंद करवा दूंगा। मैं इस लड़के से बहुत प्यार करती थी और पापा को मनाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान कॉलेज के प्रोफेसर ने मुझे किडनैप करवा लिया। ये आदमी मेरा प्रोफेसर है। जब इसको पता चला कि मैं यहाँ पर अकेली पढ़ने के लिए आई हूँ तो इसने मेरा फ़ायदा उठाया और मुझे अपने घर में किडनैप करके रख लिया। यह हर रात मेरी इज्जत ख़राब करता है। इसने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपने कब्जे में ले लिए हैं ताकि मैं यहाँ से कहीं भाग न सकूँ, और मैं यहाँ पर ज़्यादा किसी को जानती भी नहीं हूँ। मैंने कई बार अपने बॉयफ्रेंड से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बचाने से साफ इनकार कर दिया था, जबकि उसको मैंने बताया कि प्रोफेसर ने मुझे किडनैप कर लिया है और वो मेरी इज्जत ख़राब कर चुका है। तो मेरे बॉयफ्रेंड ने साफ मना कर दिया कि मैं अब उसके काबिल नहीं रही हूँ, इसलिए वो मेरी कोई मदद नहीं करना चाहता। मैं अपने पापा से मदद भी नहीं मांग सकती थी क्योंकि मेरे पापा मुझसे बहुत नाराज़ थे। मेरे पास किसी से कांटेक्ट करने के लिए मोबाइल भी नहीं था, इसलिए मैंने घर के एक नौकर का मोबाइल चोरी किया। यहाँ का कोई भी इंसान मेरी मदद नहीं कर सकता था। मेरे प्रोफेसर का इस दुनिया में कोई नहीं है। इसने मुझे अपनी पत्नी बनाकर यहाँ पर रखा हुआ है और ये अच्छी तरह से जानता है कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट इसके पास हैं, तो मैं भाग भी नहीं सकती। इसलिए मुझे कभी घर से बाहर लेकर चला जाता है, लेकिन मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई बार तुम्हें देखा, तुम मुझे इंडिया के लगे थे, इसलिए मैं काफ़ी दिनों से तुम्हारी तलाश में थी कि किसी तरह से मेरी तुमसे बात हो जाए। तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। लेकिन देखो भगवान का करिश्मा कि भगवान ने तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए ही भेजा है। मैंने उससे कहा, हाँ मुझे तुम्हारे पापा ने भेजा है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से कैसे निकालूं? तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं हैं और तुम्हारे पापा का कहना है कि किसी भी तरह मैं तुम्हें इंडिया पहुँचा दूँ। वो लड़की कहने लगी कि इस समय प्रोफेसर बेहोशी की दवाई खाकर सो रहा है। ये मोबाइल में उसके सो जाने के बाद ही निकालती हूँ और तुम इस नंबर पर कॉल मत करना। मैं यहाँ से अचानक नहीं भाग सकती क्योंकि इस प्रोफेसर की पहुँच बहुत दूर दूर तक है। ये मुझे कहीं से भी पकड़वा लेगा। तुम यहाँ आ जाओ और किसी भी तरह इस प्रोफेसर का भरोसा जीत लो। तुम किसी तरह इस प्रोफेसर के घर तक आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। और अब मैं फ़ोन रख रही हूँ। ये बहुत ख़तरनाक आदमी है। ये मेरे ऊपर बहुत अत्याचार कर चुका है। हर रोज़ मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है
और मुझे इसने अपने घर में कैद करके इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो उसको मैं बहुत पसंद आ गई थी। उसने सारी ज़िंदगी कभी शादी नहीं की, लेकिन जब उसका दिल मेरे ऊपर आ गया तो उसने मुझे अपनी ख्वाहिश बना लिया और मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर मुझे किडनैप कर लिया। मुझे इससे आज़ादी चाहिए, कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकाल लो प्लीज़। उस लड़की ने ये कहकर कॉल कट कर दी थी। मैंने सोचा था कि मालिक बहुत बड़ा आदमी है, ज़रूर उसके घर में ढेर सारे नौकर होंगे, वो मुझे भी कोई ना कोई काम अपने घर में ही दे देगा। मैं नौकरी मांगने के लिए उसके पास जाऊंगा। मैं जब प्रोफेसर के घर गया तो वो अपने गार्डन में बैठा हुआ था। मैं उसके सामने गया और मैंने कहा कि सर, मुझे नौकरी चाहिए, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ और इंडिया से आया हूँ, प्लीज़ मुझे अपने घर में कोई काम दे दो। आप जो काम दोगे मैं उसको खुशी खुशी कर लूँगा। उसने मुझसे कहा कि तुम क्या काम कर लेते हो, हमारे यहाँ हमें शेफ़ की ज़रूरत है। तो मैंने उससे कह दिया था कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। मुश्किल से ही सही, मगर प्रोफेसर ने मुझे शेफ़ की नौकरी पर रख लिया था और अब मैं इस प्रोफेसर के घर आ चुका था। प्रोफेसर काफ़ी बूढ़ा था, लेकिन फिर भी उसके अंदर बहुत जान थी। उसने अपने पैसों की ताकत और अपने रुतबे से मालिक की बेटी को किडनैप करके अपने घर में रखा हुआ था। मैं प्रोफेसर के घर तो जैसे तैसे चला गया था, मगर प्रोफेसर के घर में सख्त पहरा था। मैं इतनी आसानी से मालिक की बेटी को यहाँ से नहीं निकाल सकता था। मालिक की बेटी ने कहा कि भागने से पहले मुझे अपने डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, मुझे जैसे तैसे करके अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए ताकि मेरे भागने में आसानी हो सके। मेरे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास ही थे, ज़रूरत थी तो सिर्फ मालिक के बेटी के डॉक्यूमेंट्स की, और उसे ये नहीं पता था कि प्रोफेसर ने उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ छुपाए हैं। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। प्रोफेसर के घर पर मैं शेफ़ की नौकरी करता था। मुझे खाना बनाना तो नहीं आता था, मगर मैं यूट्यूब से देख देख कर खाना बना लिया करता था और थोड़ा बहुत खाना बनाना मालिक की बेटी से भी आता था, इसलिए वो प्रोफेसर से छुपकर मुझे खाना बनाना बता दिया करती थी। कई दिन हो गए थे हमें मालिक की बेटी के डॉक्यूमेंट ढूंढते हुए, मगर कहीं पर भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे। मुझे प्रोफेसर के घर नौकरी करते हुए 1 महीना हो गया था। प्रोफेसर ने कहा था कि मैं तुम्हें सैलरी देना चाहता हूँ। वो मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गया था। जब उसने अपनी अलमारी की तिजोरी खोली तो उसमें अचानक मेरी नज़र उसकी तिजोरी पर गई थी, जहाँ पर उसके ढेर सारे पैसे रखे हुए थे और पास ही में बहुत सारे डॉक्यूमेंट की एक फ़ाइल थी। मेरा अंदाज़ा था कि शायद ये डॉक्यूमेंट की फ़ाइल मालिक की बेटी की हो सकती है। मैं उस समय तो खामोश रहा था और अपनी सैलरी के पैसे लेकर वापस अपने फ्लैट पर आ गया था। अगले दिन जब मैं प्रोफेसर के घर गया तो मैंने मालिक की बेटी को बताया था कि वो डॉक्यूमेंट तुम्हारे ही हो सकते हैं। ये सिर्फ मेरा एक अंदाज़ा था, मैं श्योर नहीं था। हो सकता है कि वो कागजात किसी और चीज़ के भी हों, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा था। मालिक की बेटी कहने लगी, तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, आज रात खाने में तुम नींद की दवाई मिला दो, प्रोफेसर सो जाएगा और फिर हम लोग उसके कमरे से तिजोरी की चाबी लेकर तिजोरी खोल लेंगे और मेरे डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक निकले तो हम लोग आज रात ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मालिक की बेटी का प्लान मुझे ठीक लगा था। मैंने आज खाने में नींद की दवाई मिला दी थी और रात के टाइम पर जब प्रोफेसर ने खाना खाया तो वो गहरी नींद में 1 घंटे के बाद ही सो चुका था। हम लोगों ने जल्दी से तिजोरी खोली और जब डॉक्यूमेंट चेक किए तो हम लोगों की जान में जान आ गई थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट मालिक की बेटी के ही थे। अब परेशानी ये थी कि बाहर बहुत सख्त पहरा था, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स थे। हम यहाँ से कैसे भाग सकते थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। और आज रात हमारे पास बहुत अच्छा मौका था यहाँ से भागने का। फिर मालिक की बेटी ने मुझे एक प्लान बताया। उसने कहा कि मालिक तो सो रहा है, मैं घर में शोर मचाऊंगी, चोर चोर। शोर की आवाज़ सुनकर जब सारे गार्ड्स अंदर आएंगे तब हम लोग यहाँ से बाहर भाग जाएंगे। ये प्लान हमारे लिए सक्सेसफुल साबित होने वाला था। इसलिए मालिक की बेटी ने सबसे पहले एक बड़े से शीशे की जार को ज़मीन पर देकर मार दिया ताकि शीशा टूटने की आवाज़ आ सके और गार्ड्स को लगे कि रात के 1 बजे घर में कोई चोर घुस आया है। जब मालिक की बेटी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ चोर चोर, तो शोर की आवाज़ सुनकर सारे गार्ड्स घर के अंदर आ गए थे और इस तरह से मुझे और मालिक की बेटी को भागने का मौका मिल गया था। हम दोनों घर से भाग चुके थे और इस तरह हम लोग एयरपोर्ट पहुंचने में कामयाब रहे थे। फ़्लाइट भी 1 घंटे के बाद की ही थी। जैसे तैसे हमने 1 घंटे एयरपोर्ट पर फ़्लाइट के आने का इंतज़ार किया था। हमारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे, इस तरह हम वहां से भागने में कामयाब निकले थे। हम इंडिया पहुंच गए और मैंने मालिक की बेटी का हाथ मालिक के हाथ में दे दिया था। ये सब कुछ मैंने अपनी जान पर खेल कर किया था। प्रोफेसर बहुत ख़तरनाक आदमी था। प्रोफेसर मालिक की बेटी की इज्जत के साथ कई बार खिलवाड़ कर चुका था। मालिक की बेटी उससे तंग आ गई थी, इसलिए वो वहाँ से भागना चाहती थी।
मैं मालिक की बेटी को उस आदमी से बचाकर ले आया था। इस खुशी में उसने मेरा कर्ज माफ़ कर दिया था। लेकिन ये बड़े लोग बड़े ही अजीब होते हैं, गरीबों का किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं। अगर मेरी जान पर मुसीबत आ जाती तो मेरी माँ और बहन का क्या होता। मैं शर्मिंदगी से मुंह लटकाता हुआ अपने घर आ गया था और अपनी माँ को नानी के घर से बुला लिया था। मेरी माँ और बहन ने नानी के घर बड़े ही परेशानी भरे दिन गुजारे थे, क्योंकि वहाँ पर मेरी मामा मामी का बिहेवियर उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इस तरह ज़िंदगी पहले की तरह ही गुजर रही थी। अब मेरे पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई नौकरी थी। मेरी माँ ने कह दिया था कि अब चाहे जैसे भी हो हमें किसी से कोई कर्ज नहीं लेना। जिंदगी अगर भूखा रहकर गुजर रही है तो ऐसे ही गुजरती रहेगी, मगर वो अपने बेटे को किसी मुसीबत में नहीं डालेगी। और मैंने भी सोच लिया था कि मैं अब कोई ऐसा वैसा काम नहीं करूँगा जिससे मैं अब किसी से कोई एहसान नहीं लूँगा जिसकी कीमत मुझे इतनी बड़ी चुकानी पड़े। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे जब एक दिन हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी माँ ने जब दरवाज़ा खोला तो ये देखकर मैं और मेरी माँ के होश उड़ गए थे कि दरवाजे पर मालिक और उसकी बेटी थी। मालिक को देखकर मैं फिर से घबरा गया था कि कहीं वो फिर से मुझे कोई काम ना बता दे और अपने पैसों की डिमांड न करने लगे। वैसे तो वो मुझसे पैसों की डिमांड नहीं कर सकता था, लेकिन वो अमीर आदमी था, अपने पैसे की ताकत से जो चाहे कर सकता था। मेरा क्या था, जिस तरह से पहले मैं उसकी बातों में आ गया था इसी तरह से अब की बार भी आ जाता। मैं कुछ नहीं कर सकता था। वो हमारे घर में आया और अपनी बेटी के साथ सामने ही कुर्सी पर बैठ गया था, मगर उसने आज जो बात कही थी उसने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। वो हमारे घर पर अपनी बेटी का रिश्ता मेरे लिए लेकर आया था। उसने कहा था कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे तो मैं अपनी पूरी दुकान तुम्हारे नाम कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी यूरोप में एक लड़के से मोहब्बत करती थी और उसने मुसीबत भरे समय में उसका साथ नहीं दिया, मगर तुमने मेरी बेटी को बचा लिया। तुमसे बेहतर मेरी बेटी के लिए कोई नहीं हो सकता। हाँ, मेरी बेटी को शायद कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रोफेसर कई बार मेरी बेटी के साथ गलत कर चुका है। मैं एक अमीर इंसान हूँ, लेकिन मुझसे भी अमीर वो प्रोफेसर है जिसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ और कहता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मेरी बेटी को अपना लो। तुम्हारी सारी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजरेगी। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। मेरे पास जितना भी सोना है तुम सब रख लो और मैं अपनी दुकान का मालिक भी तुम्हें बना देता हूँ, क्योंकि मेरे पास सबसे कीमती चीज़ मेरी बेटी है। तुम मेरी बेटी को अपना लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। मैंने जैसे तैसे अपनी माँ की तरफ देखा। मेरी माँ मुझे इनकार करते हुए सर हिला रही थी, क्योंकि एक बार मैं मालिक की बातों में बुरी तरह से फंस गया था। अब मैं दोबारा उसका एहसान लेकर फिर से किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए मैंने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। तो मालिक कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, इसलिए मैं अपनी दुकान के कागजात लेकर आया हूँ। मेरी जितनी भी जायदाद है मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। मालिक ने इस समय मेरी आंखों के सामने उन पेपर्स पर अपने साइन कर दिए थे और वह पेपर्स मुझे दे दिए। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अब मेरे पास इनकार करने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि कानूनी तौर पर वो इतना सब कुछ मेरे नाम कर चुका था। इस तरह से मेरी शादी मालिक की बेटी के साथ हो गई और मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब मैंने अपनी छोटी बहन की शादी भी खूब धूमधाम से की है और मैं अपनी माँ के साथ एक बड़े से बंगले में रह रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।